So let's start with the normal curve. Yes, क्या होता है normal curve? Anyone? What is normal curve? सर मोड मीन वो सर सिमेट्रिक होता है, मीन मोड मीडियन सब एक पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है। और क्या होता है नॉर्मल कर्व? सर जिसमें जो मेजर डेटा होता है ना वो मीन के अराउंड लाई करें। ठीक है, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स सी विथ एग्जांपल जिससे आपको नॉर्मल कर्व का जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारी इंस्टीट्यूट है ना। इसमें से हमने सैंपल लिया। फॉर एग्जांपल हाइट का सैंपल लिया। किसका लिया? स्टूडेंट्स का। ठीक है। अब इसको मैंने जो डेटा लिया है उसको मैं अगर ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करूं तो क्या होगा कि ये है सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर। ये क्या है? नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। और ये है हाइट, ये हाइट है एक्स एक्सिस पे, राइट। तो एक एवरेज हाइट कितनी होती है? एवरेज हाइट कितनी होती है? 5 होती है, 5। ठीक है। तो अगर हम एवरेज हाइट देखें तो 4.5 से लेके 5 के बीच में होती है। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 5.5, 6, 7। और इधर देखें तो 4, 3, 2। अब मैंने हाइट लिया स्टूडेंट्स का, तो कुछ लोगों की हाइट कितनी मिलेगी मुझे? 4.5 के अराउंड, किसी की 5 के अराउंड, है ना। ये 5 के अराउंड मैक्सिमम बच्चे रहेंगे। 5 के ऊपर अगर हम देखें तो कम होगी थोड़ी सी। 5.5 के अगर और ऊपर देखें हम तो और कम हाइट होगी। 6 फीट और कम लोगों की होगी, और 7 फीट तो मतलब रेयरली ही होगी किसी की हाइट। वैसे ही बिलो 4.5 अगर लड़कियों को भी इंक्लूड करें तो बिलो 4.5 बहुत कम लोगों की होगी, और 4 के नीचे तो रेयरली हाइट होगी। तो ये क्या है? हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको। अगर मैंने पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ किया और उनकी मैंने हाइट ली तो आप यहाँ देख सकते हो ये है एवरेज एरिया, दिस इज द एवरेज। ये जो जोन दिख रहे हैं आपको, ये जोन क्या है? एवरेज जोन है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब इसको मैं अगर कर्व बनाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बन रहा है अपना नॉर्मल कर्व। ये डेटा का और अगर हम और क्लोज कर लेते हैं, सपोज हमने सैंपल साइज बढ़ा दिया, ये अभी आपको दिख रहा है। अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा दूं तो ये क्या होगा? और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगा? एक कर्व की तरह दिखेगा, कर्व। तो ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर द मैक्सिमम पीपल, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना स्टूडेंट्स की। ये 5, 10, 50, 30, 40, 100, 200 ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यू कैन सी हियर द मैक्सिमम पीपल हाइट लाइज इन द एवरेज साइट, तो डेट इज कॉल्ड मीन, है ना। अब यहां पे देखो मोड का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी आपको दिख रहे हैं। क्या ये मोड का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन? मोड आपने पढ़ा है? सबको क्लियर है मोड क्या होता है? रिपीटेड, कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। मोस्ट रिपीटेड सर, मोस्ट हाँ, रिपीटेड। मोस्ट रिपीटेड। मैं अगर यहाँ पे नंबर ड्रॉ करूँ 1, 2, 3, 4, 4, 5, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 4 रिपीटेड। ठीक है। तो यहाँ पे मोड भी देखो, यहाँ पे लाई नहीं कर रहा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? अरे मैंने वो लगाया ही नहीं इथरनेट, सॉरी। यस सर। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। नो वॉइस।
वेट वेट वेट, मैंने इथरनेट नहीं लगाया, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद। हेलो हेलो माइक टेस्ट, अभी थोड़ा क्लियर है क्या? एक मिनट, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। वेट, मैं एक मिनट रीस्टार्ट करता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही क्या क्लियर? एक मिनट, हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही क्या क्लियर? जी सर। यस सर। पहले से क्लियर है? ठीक है। रिपीट हो रही है सर, क्लियर, लेकिन सर आवाज़ सर वही हो रही है। क्या हो रही, रिपीट हो रही है क्या? क्या इको हो रहा है, क्या हो रहा है? इको इको हो रहा है सर। अभी अभी देखो, अभी भी इको हो रहा है क्या? अभी नहीं है सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है? अभी तो नहीं है ना इको? नहीं है सर, सही है। ठीक है ठीक है। और वॉल्यूम ठीक है आवाज़ का, मतलब लाउडनेस? यस सर, सही है। ठीक है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे थे, ठीक है? तो देखो मैं वापस से बताता हूँ कर्व इसका। देखिए कहाँ तक आपको क्लियर था? मैंने कर्व ड्रॉ किया है ना, ये मैंने कर्व ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, हाइट का डेटा लिया था, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये 4 से लेके 5 के बीच में हमें हाइट दिखेगी मैक्सिमम पीपल्स की, ओके? और अगर मैं 5 से ऊपर देखूँ तो यहाँ पे दिखेगी और कुछ लोगों की पे। अगर मैं 7 तक देखूँ तो 7 तक बहुत ही रेयर लोगों की हाइट होगी। इधर अगर 4 से नीचे देखें तो मिनिमम कम लोगों की हाइट होगी। स्क्रीन दिख रही है सबको रियल टाइम में? यस, एनी डाउट? यस सर, दिख रही है। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, नोटिस करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मीन है, ये मीन हाइट है, तो यहाँ पे मीन बीच में आ गया। मैंने ये क्या बताया था, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है,
ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पर लाई कर रहा है, मैक्सिमम भी यहाँ पे मिडिल में लाई कर रहा है ना, ये देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम। तो ये क्या है, मोड, मोड भी यहाँ पे आ गया, मोड भी यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना, मोड का मतलब ही होता है ना मोस्ट रिपीटेड मैक्सिमम नंबर, ठीक है। और अगर हम देखें मीडियन की, तो मीडियन तो आपको पता ही है, इट इज़ अ सीजी, ये हमेशा मिडिल में होता है, तो मीडियन भी हमेशा यहीं पे रहेगा, मीडियन का तो हमेशा ही फिक्स है, ठीक है, हर कंडीशन में मीडियन हमेशा मिडिल में रहता है। तो ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आप कर्व से पता चल रहा है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स। ठीक है, कर्व से आपको पता चल रहा है। अब नॉर्मल कर्व क्या होता है, ये दोनों साइड सिमेट्रिकल है, और अगर इसकी हम फीचर्स देखें तो ये दोनों साइड सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज शो करता है ये। मीन मीडियन मोड लाया करते हैं मिडिल में, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट लाई इन द एवरेज अराउंड टू मीन, ठीक है, मीन के क्लोज होते हैं। और क्या इसका फीचर्स है, यहाँ पे ये लाइन कभी भी टच नहीं होती है, एक एक फीचर्स को मैं बताऊंगा अभी। और यहाँ पे ये वाली लाइन कभी भी टच नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हो फीचर्स, नाउ लेट्स सी टू द पीपीटी। अभी देखिए ये देखो, सपोज मैंने डेटा लिया, रैंडम डेटा लिया 100 फीमेल का, तो ये कर्व बन रहा है। अब मैं अगर सैंपल साइज को इंक्रीज कर दूँ तो ये कर्व क्लोज आते जाएगा, और ये नॉर्मल कर्व की तरह लगेगा, आपको एक कर्व की तरह लगेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये देखो, इसे क्या बोलते हैं, बेल शेप कर्व बोलते हैं, गॉसियन कर्व भी बोलते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। क्लियर है, इसको डिस्कवर, यस, क्या बोल रहे हो, सिम्प्टोटिक और असिम्प्टोटिक। हाँ पढ़ेंगे ये सब चीज, सिम्प्टोटिक और पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक करके फीचर्स आएंगे इसके। वेट, हाँ अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन देख ले। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है, सारे फीचर्स वगैरह कोटोसिस की स्क्रीन सारी चीज़ें देखेंगे, नो वरी, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। मीन मीडियन मोड लाइज इन द मिडिल, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर मैं किसी पॉपुलेशन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो उसका क्या होगा, अगर सैंपल साइज ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, नॉर्मल कर्व फॉलो करता है। अब अपनी कॉलेज में एग्जाम्पल देख लो, कहीं पे भी एग्जाम देख लो, सराउंडिंग में मैक्सिमम हाइट एवरेज होती है, कुछ ही लोगों की हाइट कम होती है और कुछ ही लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, कम इधर ज़्यादा आ जाएगा इंक्रीजिंग, और कुछ ही लोगों की हाइट कम होती है। तो ये है हमारा नॉर्मल कर्व। मैंने बताया मीन मीडियन मोड मिडिल में होता है। मोड क्यों ज़्यादा होता है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये मिडिल में आ जाएगा। मीडियन हमेशा मिडिल में रहता है, और मीन का अगर हम देखें तो ये एवरेज है, तो एवरेज आएगा ही सही मीन मिडिल में, है ना। एवरेज हाइट अगर हम देखें तो 5.5 अगर आती है तो ये हमेशा मिडिल में रहेगा। तो ये है नॉर्मल कर्व, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एनी डाउट यहाँ तक क्लियर है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व क्या होता है। अगर हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है इन द मिडिल एरिया। अब आपको मैंने बताया मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल क्यों होते हैं, यस एनी डाउट। चौबा, मधु, अभिनव, अमन, ठीक है।
अभी होना है यहाँ पे सब? जी यस सर। हाँ, अरे तो बोल दिया करो यार। यस सर। हाँ, अब देखते हैं हम नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखते हैं अब नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये है बेल शेप कर्व। ये होता है दोनों का सिमेट्री। ये दोनों साइड में क्या होता है? मिरर इमेज होता है ना। सेकंड क्या है? ये कभी भी टच नहीं करता एक्सिस से। ये कर्व कभी भी नेवर टचेस दिस एक्सिस, दिस कर्व। ऐसा चिपक के नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास में पूरा डेटा नहीं है। यहाँ पे आउटलायर्स, एक्सट्रीम वैल्यूज है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है ना। अब हमने पूरे वर्ल्ड के बच्चों का तो डेटा ले नहीं लिया है पॉपुलेशन का, तो इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ये कितना भी जा सकता है इधर, इसलिए ये टच नहीं करता इस वैल्यू को। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज है, लेट्स सी। पर सर ऐसा नहीं कि सर जो हम सैंपल ले रहे हैं तो वो तो फिक्स नंबर में होगा ना, तो वो उसका ही तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो तो होना चाहिए ना उस हिसाब से। तो नहीं, हमारे पास देखो उसका क्या है, नॉर्मल कर्व क्या ड्रॉ करता है, एक बेसिक फीचर बताता है ना, कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हम 100%। समझ रहे हो, हमारे पास डेटा है उसका लोगों का, पर उसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमने टच कर दिया तो मतलब हमारा डेटा 100% एक्यूरेट है हर जगह पे, मतलब कोई ना कोई एरर के सर चांस। तभी तभी इसमें जो है माइनस माइनस 3 के बीच में 99.7 ही होता है ना सर, हाँ इसमें हाँ, कुछ छूटता है मतलब। तो ये जो हमारा डेटा कवर करता है, तो एक लिमिटेड पॉपुलेशन को कवर करके रखता है। हमने क्लोज कर दिया मतलब हमारा 100% कॉन्फिडेंस है, इससे बाहर कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, पर हमारे पास में नहीं है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना ये। तो ये क्या है, हर डेटा में एरर के चांसेस हो सकते हैं। सपोज हमारा मेजरमेंट में एरर हो सकता है, तो इसलिए ये नॉर्मल कर्व अकॉर्डिंग टू मी टच नहीं होता। ठीक है, और भी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये होता है यूनी मॉडल। नॉर्मल कर्व और यूनी मॉडल होता है। यूनी मॉडल मतलब उसके पास एक कर्व होता है। बाय मॉडल देखें तो ये स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं बाय मॉडल। ठीक है, यूनी मॉडल मतलब सिंगल मोड। ये होता है सिमेट्री। सिमेट्री कहाँ से? मीन से। मतलब सिमेट्री मतलब इक्वल, दोनों साइड इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल। सिमेट्री का मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर मिरर इमेज। ठीक है, नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। theoretically no matter how far either the direction is the curve extend, it never touches x axis, है ना। टोटल एरिया इसका कितना होता है? 1 होता है। टोटल एरिया अगर हम देखें नॉर्मल कर्व का, तो कितना होता है? 1। क्लियर है, और क्या फीचर्स है इसके? अब देखो, नॉर्मल कर्व को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। वन का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, मतलब ये 1 का मतलब है कि ये जो है ना हमारा कर्व, इसका टोटल एरिया है। अभी हम इसका अगर न्यूमेरिकल निकालेंगे, इसको एज्यूम किया कि हमारे पास में टोटल 100% डेटा है। ठीक है, और इसको हम स्कोर से डिनोट करते हैं 1। अब अगर हम देखो यहाँ का इतना निकाले, है ना, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जेड स्कोर में अगर हम देखें टेबल में, तो वहाँ पे क्या दिया रहता है? एरिया दिया रहता है, एरिया 0.95, 0.34। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये 1 है हमारे पास में 100% एजप्शन, मतलब हमारे पास में जितना डेटा अवेलेबल है उसको हमने क्या कर दिया, 1 से डिनोट कर दिया। अब अगर मेरा ये इसको 1, मेरा अगर मैं इसको बोलूँ मेरे पास 60% पॉपुलेशन है जिसकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, तो ये 60% मतलब 0.6 हुआ।
60% मतलब 0.6, वैसे ही यहाँ पे 1 मतलब 100%। क्लियर है? इसको न्यूमेरिकली हमने डिनोट किया है कि 100% मतलब 1। ठीक है, 50% मतलब ये कर्व से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि 50% ऑफ द पीपल, मतलब इसको डिनोट करते हैं 0.5 से। और जेट टेबल में आप देखोगे तो सारी वैल्यूज आपको इसमें दिखेगी पॉइंट। अभी आपको क्लियर होगा धीरे धीरे। तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व की बात करूं तो देखो, ये है हमारा कर्व, ये मीन है। इसकी वैल्यू जो कर्व कवर करता है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन तक। ठीक है, यहाँ पे -1 से लेके +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3, -2, +2। अब इसको हम कर्व को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो, ये हो गया एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब ये हर एक एरिया को डेडिकेट करता है। आपको ये एरिया को याद रख लेना है, रट लेना है। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये है 60% ऑफ द एरिया। ठीक है, उसके बाद में 95, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से -2 से ये होता है 95%, और -3 से लेके +3 तक होता है 97%। ये पॉइंट में एग्जैक्ट बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, 68, 90, 95 और 97 कितना होता है? 97.27 कितना होता है? ये 47 27 कितना होता है? एनीवन? 99.73। अच्छा, 973, ठीक है, इतना होता है। ठीक है, तो ये कर्व एरिया कवर करता है। अब देखो, इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये एरिया तो आपने देख लिया है ना। अब इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर मैं बोलूँ आपको फाइंड आउट द एरिया बिटवीन +1 2 +2, तो आपको इसमें थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग लगानी है। बस आपको ये याद रख लेना है और तो हल्का सा रीजनिंग लगाना है। तो ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? यस, ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? एनीवन? बहुत सिंपल है, डायग्राम देखो। 68% माइनस कर दिया सर, उसमें से फिर देखो, सर यहाँ पे ऐसे करेंगे 68 जो है ना, 68 का हाफ करेंगे और 68 में 100 में से घटा लेंगे सर ये वाला। अच्छा अच्छा, चलो देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ। 68 माइनस करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना डायरेक्टली। सर ये उतना हो जाएगा सिर्फ इसके बीच में ना, 34 कुछ होगा सर ये। अरे नहीं, इसका तरीका बताओ। देखो, हमको आंसर नहीं चाहिए, हमको वे दे। देखो, ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले निकालना होगा इसका एरिया, जैसे तुम सही बता रहे थे सभी। सबसे पहले इसको हाफ करेंगे तो क्या आएगा? इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 68 का बताओ, 3 4 34। ठीक है, तो ये एरिया मेरे पास आ गया, ये एरिया आ गया, ये है 34, है ना। अब मेरे को क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। तो अब क्या करूँगा? उसके लिए पहले मेरे को क्या निकालना होगा? उसके पहले मेरे को निकालना होगा ये वाला एरिया। देखो, ये वाला एरिया। तो ये एरिया सिंपल सा कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा ये एरिया? 68 को हाफ कर दो, ओ सॉरी, ये 95 को हाफ कर दो। तो 95 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा? ये पूरा है अपने पास, इसको हाफ कर दो ये एरिया निकालने के लिए। 95 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 47.5। तो ये आ गया हमारे पास में 47.5। तो ये टोटल एरिया आ गया। अब उसमें से हमें कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला एरिया। बस माइनस कर दो 47.5 में से
34 माइनस कर दो, कितना आएगा? 13.5। क्लियर है? ये तरीका देख लो जिसको नहीं पता है। क्लियर है ना? बस लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, एरिया पता करना है। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कैसे? 95 सर में से हाँ 68 डायरेक्ट माइनस किया, डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट कर लेगा सर, इतना करने की जरूरत नहीं है। नहीं डायरेक्ट पहले जितना नहीं नहीं 68 नहीं से नहीं, माइनस कर दिया ऐसा थोड़ी ना आएगा। ठीक है, ये एरिया इक्वल है क्या? आएगा ना सर, मैंने करके देख लिया अभी। नहीं, हमको यही तरीका अपनाना है। सर 95 है ना, अरे देखो ऐसा है, ये अपन ने क्या है बताओ, 95। चलो एक मिनट रुको, ये वाले जो जिस तरीके से कर रहे हैं ना हम, माइनस किया उसमें ये वाला निकाल के बताओ। एक मिनट। अब चलो ये वाला एरिया निकालो, चलो ये वाला, या फिर इसको ले लेते हैं -1 से लेके +2 तक का एरिया निकाल के बताओ चलो, ये वाला। अरे ये तो डायरेक्ट प्लस करने पे हो जाएगा। हाँ दिस एरिया, यहाँ पे आंसर दिख रहा है आप सभी को, तो टोटल करना है बस। क्या बोल रही थी पलक? सर जैसे 95 टोटल एरिया है, हाँ 68 माइनस कर दिया राइट, 68। मतलब मिड वाला माइनस हो गया, हम्म फिर दोनों जगह हाफ हाफ ही है ना, तो दोनों का जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर दो ना, तो हमारा +1 से +2 तक आ जाएगा, इधर डिवाइड अच्छा, किया तो और कभी ये वाला निकालना हो तो? हाँ सर सही, ये वाला 68 माइनस कर दिया सर, हाँ चलो ठीक है, 95 से -2। ओके ओके चलो ठीक है। सर आपने लॉजिक पूछा, हाँ ठीक है, वो सही आंसर आया, चलो सपोज। अब ये वाला निकाल के बताओ इससे, यही सब तरीके से वही आ रहा है क्या सेम? ये वाला एरिया निकालो, +2 से लेके +3 तक का। अगर वही आ रहा है तो फिर कर सकते हो। हाँ सर इसमें भी यही होगा, इसमें 99 में से ये वाला 95 माइनस कर देंगे ना सर, 95 में से, 97 में से अभी इसका आंसर आपके तरीके से देखो, उसमें से 95। 99.7 राइट, आंसर बताओ डायरेक्टली मेरे को क्या आ रहा है, मतलब इस तरीके से करने से इसका, इस एरिया का। सर नहीं सर 99 में से 95 वाला हटा दो। हटा दिया, कितना बचा? टोटल बताओ आंसर निकालने के बाद। हाँ 2, 2 आ रहा है, अगर देखते हैं अगर सही है तो फिर ठीक है। हाँ यही है, 2.28। इसमें से ही कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तो दोनों चलो ठीक हाफ है, हाफ है, तो हो सकता है इसमें। चलो ठीक है फिर, है ना? टोटल में से, ये एरिया में से है, ये भी एक तरीका अपना सकते हो, है ना? ये मिडिल वाला माइनस करा, और ये जो बचा एरिया उसका 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इट मोर इजी, वेरी गुड। नॉर्मलिटी टेस्ट, अब ये होता है नॉर्मल। ये थे हमने देखे फीचर्स नॉर्मल के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, है ना? यहाँ पे और चीज़ें अगर लेट में चेक कुछ बच रहा है तो फीचर्स में। हाँ, ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं म्यू ± स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, इसमें कन्वर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कर्व देखोगे बारीकी से, तो जो कॉनकेव होते आता है फिर यहाँ से ट्रांसफर होता है कॉनकेव में। तो इस एरिया को, जिस जगह को बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं इस वैल्यू से। क्लियर है? तो ये था नॉर्मल कर्व का फीचर्स। सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते ना, इसको क्या बोलते? एनीवन?
हाँ ठीक है, सिग्मा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कई बार थोड़े सिंबल में कन्फ्यूजन होता है किसको क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे स्क्यूनेस और कर्टोसिस, स्क्यूनेस और कुटोसिस ये दो फीचर्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ये टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी कि हमारा ये कर्व जो बन रहा है क्या वो नॉर्मल है ना। ये दो चीज़ें हैं स्क्यूनेस और कुटोसिस से टेस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट अगर हम देखें स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस क्या टेस्ट करता है, सिमेट्री टेस्ट करता है डेटा की। क्या टेस्ट करता है, सिमेट्री। मतलब ये क्या देखे, ये असिमेट्रिकल है और ये क्या है, सिमेट्रिकल है। मतलब दोनों साइड इसकी इक्वल है। सिमेट्री मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल, और असिमेट्री मतलब असिमेट्रिकल डेटा मतलब स्क्यूड डेटा, या बोल सकते हैं कि ये स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस शो कर रहा है। क्लियर है। स्क्यूनेस का मतलब इफ डेटा डज नॉट फॉलो सिमेट्री देन इट इज अ स्क्यूनेस। कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं सेड टू बी असिमेट्रिकल और स्क्यूड कर्व। तो यहाँ पे दो टाइप की हमको देखने को मिलेगी, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। देखिए ये हमारा सपोज ग्राफ है, हमने देखा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इधर की साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर की साइड में इंक्रीजिंग होती है वैल्यू, ठीक है, ऐसा होता है ना, इधर की साइड में बढ़ रहा है। अब मैंने ग्राफ को ऐसे बनाया, ये बनाया ये, तो ये कौन सा स्क्यूड हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है? एनीवन? सबको नहीं सो रहा है क्या? स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ, ये क्या होगा, नेगेटिव स्क्यू होगा। तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा क्या देखोगे, टेल पार्ट देखोगे। फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर, टेल जिधर की साइड होगी, टेल अगर नेगेटिव साइड है, देखो ये नेगेटिव साइड है, इधर -1 -2 -3 होता है, और ये पॉजिटिव साइड है ना, इंक्रीजिंग साइड है। तो हमेशा क्या देखना, टेल वाला पार्ट देखना। तो टेल अगर नेगेटिव साइड है तो ये क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। इसके और भी फीचर्स देखेंगे हम, पहले टाइप्स देख लो। अब अगर क्या होता है, टेल को मैं किधर घुमा दूं, पॉजिटिव साइड में। दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं कर्व को, तो ये क्या है, 100 है, ये 0 है, 50 है, इधर की साइड में इंक्रीज हो रहा है, इधर की साइड में डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू है। तो ये क्या है, राइट टेल्ड स्क्यूनेस, या फिर पॉजिटिव स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ये दोनों डायग्राम बना के रखो सारे कॉपी में। चलो ये ग्राफ बनाओ ऐसे, ये हमेशा याद रखने के लिए ग्राफ ऐसा बना के रखो। ऑलवेज कंपेयर विथ टेल, पहला पॉइंट। ये डायब अगर आपने बनाया और इसको माइंड में सेट कर लिया तो ये इमेज आप कभी नहीं भूलोगे। बना लिया? यस बना लिया सबने? बन जाए तो बता देना। देखो जिसको पता हो वो पेशेंस रखना, जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा, है ना, स्टेट जिसने कभी पढ़ा नहीं हो। डन? जयकांत, पलक, अभिनव, बास, हर्ष, ड्रॉ बना लिया ना ये? ठीक है, हाँ बना लिया। अब देखो इन दोनों के फीचर्स आसानी से। ये है, सबसे पहले हम बात करते हैं सपोज नेगेटिव स्क्यूनेस की।
कई बार घुमा फिरा के इसमें कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम इजी है तो कौन सा कर्व है, नेगेटिव कर्व है तो एग्जाम इजी है क्वेश्चन या टफ है। ठीक है, उसमें एक डायग्राम आपके माइंड में है तो आप इजीली आंसर दे दोगे, कोई नॉर्मल सा चीज़ है ये मेरा था नेगेटिव स्क्यूनेस, ये नेगेटिव कर्व है। ये क्या मैंने बताया था आपको, ये क्या है, सपोज फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, एग्जाम हुआ है आपका, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 10, 50, 30, 40, 100, और ये क्या स्कोर है, सपोज फॉर एग्जांपल ये 100 मार्क्स है, ये 50 मार्क्स है, ये क्या है 10 है और ये 0 है। अब ये बताइए इस कंडीशन में एग्जाम इजी या डिफिकल्ट है, ये क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। एग्जाम इज डिफिकल्ट और इजी, ओ यस टेल मी। कौन बोलता है डिफिकल्ट है, एनीवन? सबका इजी बोल रहे हो क्या? हाँ, क्यों इजी है यहाँ पे, क्यों इजी है? यस, ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, देखो ये यहाँ पे अगर मैं उठा के देखूँ तो ये 2013 नंबर कितने कम बच्चों के आए, ये तो ये क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस। तो अगर कंडीशन आ जाती है, लिखो ये नेगेटिव स्क्यूनेस लिखो, इसके फीचर्स लिख लो, नेगेटिव स्क्यूनेस, उसके डायग्राम के नीचे लिख लेना जो बनाया था आपने, ठीक है, टेल टूवर्ड्स नेगेटिव साइड। एग्जाम टेस्ट क्या लिखोगे, इजी। ठीक है, अब यहां पे बताओ मीन मीडियन मोड का क्या बड़ा होगा इसमें, मीन मीडियन मोड, इसका सीक्वेंस बताइए। मोड तो हमेशा मिडिल में रहता है, मैंने आपको बताया था। बास अपना माइक बंद करना। मीडियन मीडियन सॉरी मीडियन तो हमेशा मिडिल में रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, मोड आएगा या मीडियन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए। बताइए यहाँ पे क्या डालूं मैं, ये इधर यहाँ पे क्या आएगा, मीन आएगा। यस, विच वन इज बिगर? सबसे पहले सर मीन आएगा, फिर मीडियन, फिर मोड। नहीं, यहाँ पे इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बताऊँ यहाँ पे क्या आएगा, क्या बड़ा है इसमें? आपको डायग्राम दिख रहा ना ये, अरे देखो ये मोड है, तो ये मोड ही तो है, ये देखो देखो ये डायग्राम देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो मोड, मोड ही तो है ये देखो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड आएगा, और फिर क्या आएगा, मीन आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक पॉइंट और, सबसे बड़ा क्या है इसमें, मीडियन और मोड। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा मोड है और छोटा क्या है, मीडियन है। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे कंफर्मेशन देख लेते एक बार, देखो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस देखो, है ना, नेगेटिव स्क्यूनेस हम अभी देख रहे थे पहले, मोड मीडियन मोड मीन, तो मीन मीडियन मोड, ये सारे फीचर्स लिख लो, लिख लिए सबने, और इसको याद रखना, और ये डायग्राम माइंड में रखना, तो ये याद रखने की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। लिख लिया सबने ये था नेगेटिव स्क्यूनेस, किसका फीचर्स थे ये, नेगेटिव स्क्यूनेस, स्क्यूड कर्व के। यस
लिख लिया सबने? नीरज, अमन, अभिषेक, अतुल, ये परमजीत, हाँ, खुशबू, लिख लिया ना? रूपांशी, अरे तो बोल दिया करो यार, लिखो जाए तो। अब देखते हैं हम, ये था नेगेटिव स्क्यूनेस कर्व। ये डायग्राम, ये ग्राफ माइंड में याद रखना, हमेशा कभी नहीं भूलोगे। अगर इसके बेस्ड में कुछ आपको क्वेश्चन आ गया तो ग्राफ को याद रखो हमेशा कि हम जो ग्राफ बचपन में ड्रॉ करते थे वो इंक्रीजिंग साइड किधर की साइड है। सिर्फ दो चीजें याद रखनी है आपको, दो चीज याद रखनी है, सारे आंसर मिल जाएंगे। ये ग्राफ को याद रखो, इधर हमेशा होता है इंक्रीजिंग साइड और इधर होती है डिक्रीजिंग साइड। एक पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि टेल से कंपेयर करोगे हमेशा। टेल, अब ये टेल मैंने डिक्रीजिंग साइड में करा तो ये नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइड है। अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया तो ये पॉजिटिव। बस सिंपल, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी ना, तो जितने हमारी कंडीशन थी जो आपने पीछे बताया मैंने आपको, ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे, आपके माइंड में डायग्राम सेट हो जाएगा। हमेशा कन्फ्यूजन किस चीज़ का होता है, ये टेल का होता है, किधर की साइड होगा, इजी फास्ट, ये बस होता है दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस करो। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस करो है। अब इसकी टेल किधर की साइड आएगी, ऑलवेज कंपेयर विद टेल, तो टेल किधर आएगी, पॉजिटिव साइड, है ना, ये राइट साइड, वेरी गुड। और ये किधर आएगा, नेगेटिव साइड। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई खड़ूस सा टीचर था जिसने पेपर बना दिया बहुत डिफिकल्ट। खड़ूस नहीं, बनाना ही चाहिए डिफिकल्ट ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े। तो ये पेपर बना दिया डिफिकल्ट, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था ग्राफ में, सपोज ये स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये हम्प इधर की साइड आ गया। मतलब यह है रिपीटेड, मैक्सिमम बच्चे का मार्क्स क्या है, कम आए। और ये देखो इधर की साइड देखो कितने कम लोगों के मार्क्स आए, अब नियर बाय 80 90 100। तो मोड कहाँ पे होगा, ये मीडियन तो हमेशा मिडिल में रहता है, सीजी है। मिडिल तो, मीडियन क्या है, सीजी है, पूरे डेटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमेशा मिडिल में ही रहता है, उसको कोई लेने देना नहीं। अब इधर की साइड क्या आएगा और इधर की साइड क्या आएगा, यहां पे क्या लिखूं मैं, यहां पे क्या लिखूं, यहां का बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पे मीन क्या आएगा यहाँ पे, सर लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है, मोड, मीडियन और मीन। हाँ मोड आएगा ना, मोड। अरे अरे चाउबा बोली, सालों साल बाद बोली कोई। क्या है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, कौन, ये इधर की साइड है, देखो ग्राफ को ही देख लो ना, ये हम पे ना, ये ज्यादा है, मतलब ये क्या डिसाइड करता है, ये डिनोट करता है, मोड को डिनोट करता है ना ये। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, पॉजिटिव स्क्यूनेस कर्व। अब इसके फीचर्स देखो, क्या क्या फीचर्स है इसके। ऑलवेज कंपेयर विद द टेल, तो टेल किधर की साइड होगी, राइट साइड में। और किस साइड में बोल सकते हैं, हायर साइड में या पॉजिटिव साइड में, हायर स्कोर होगा इधर की साइड में, है ना। एग्जाम क्या था, इजी था कि डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट था, तभी बच्चों के नंबर कम आए, मोड इधर की साइड शिफ्ट हो गया। और सीक्वेंस देखे तो क्या होगा, मोड इसका ऐसा आएगा, ये ग्रेटर, मोड, मीडियन, और क्या आएगा, मीन। ठीक है, एक मिनट रुको, सही है ना, ये हमने बनाया, हाँ ये ऐसा सीक्वेंस है, मोड मीडियन मीन, तो ये हमारा सीक्वेंस है सा, मोड मीडियन मीन। क्लियर है, याद रहेगा ये सब। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लो कॉपी पे।
सबसे बड़ा क्या होगा? ठीक है, लिख लिया? ओके। तो ये थे हमारे स्क्यूनेस्ट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, ये यूजीसी नेट में आया था ये फॉर्मूला, वन ऑफ द प्रीवियस एग्जाम। ठीक है, फॉर्मूला पूछा था बस, पियर्सन फर्स्ट स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है ये पूछा था। तो ये फॉर्मूला है, देखो स्क्यूनेस अगर निकालनी है तो अगर हमारे पास में मीन दिया हो, मोड दिया हो और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो हम इससे निकाल सकते हैं स्क्यूनेस। और एक सेकंड फॉर्मूला ये रहा, है ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? मीडियन दिया हो तो मीडियन, मीन तो में है ही सही यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत, इसको छोड़ दो। इसका ये याद रख सकते हो इतना, Q3 Q1, कभी बाय चांस ये ऑथर के नाम पे पूछ लिया, है ना, बाउले स्क्यूनेस, तो Q3 Q1 माइनस 2Q डिवाइड बाई Q3 Q1, बस इतना वाला याद रख सकते हो। स्टार्ट हो रहा है Q3 Q1 माइनस 2Q2। ठीक है, इधर की साइड भी Q3 है और इधर भी Q1 है। बस एक दो बार नज़रों के सामने से निकाल लोगे तो अटेम्प्ट कर लोगे, इसको याद नहीं करना है, इसका न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा कुछ। अब बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है? ये क्या है? पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, कोई घुमा फिरा के नहीं है। इस पॉपुलेशन से मैं अगर क्या करूं, सैंपल को ड्रॉ करूं, वो सैंपल का साइज अगर लार्जर है, लार्ज साइज, देन इट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या फॉलो करेगा? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। समझ में आया? ये डायग्राम बना लो। सर इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, मीन ऑफ ऑल रिपीटेड मीन्स? क्या? सर हाँ बोलिए। इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, मीन ऑफ ऑल द रिपीटेड मीन्स? नहीं तो ऐसा तो कुछ सुना नहीं मैंने, बस साइज के ऊपर है। अगर सैंपल साइज बड़ा रहेगा तो ये क्या करेगा? फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, है ना। देखो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ो। इफ इट और रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, इस पॉइंट को अभी मत पढ़ना, कंफ्यूजन होगा। इफ random sample is drawn from the population, then the distribution of the sample mean tend to be normal provided the sample size is sufficient। अब लार्ज का मतलब क्या होता है? 30 से ज़्यादा हो। एज द सैंपल साइज कीप्स इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, जैसे आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, ये देखो, जैसे सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे ये क्लोजर आते जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और कर्व की तरह फॉर्म करेगा, है ना। तो क्या बोल रहा? क्लोजर नॉर्मल, क्लोजर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज यूज्ड टू टेस्टिंग पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस। क्लियर है यहाँ तक? सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मतलब क्या हुआ? एनी डाउट? ओके चलो नेक्स्ट। क्या? ठीक है मैं बता रहा हूँ, हाँ अभी क्लियर, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अटक रहा है क्या? वीडियो अटक रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो अगर हम किसी पॉपुलेशन में से सैंपल को ड्रॉ करते हैं, ये पॉपुलेशन है, उसमें से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, और अगर इफ सैंपल का साइज अगर लार्जर है तो ये क्या फॉर्म करेगा? नॉर्मल कर्व फॉर्म करेगा। जो डेटा है, जो सैंपल का डेटा है वो क्या फॉर्म करेगा? नॉर्मल कर्व फॉर्म करेगा। यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर है नीरज? आवाज ज्यादा अटक रही है मेरी आज? ठीक है ठीक है। तो ये देखो, अब इसका मैं और अगर फीचर देखूं, तो अगर मैं सैंपल साइज को बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे सैंपल साइज को मैं बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे ये क्लोजर जाते जाएगा नॉर्मल कर्व की तरफ। एज द सैंपल साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इससे ही हम डिसाइड करते हैं, ये एक वन ऑफ द फीचर्स है कि इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा या नॉन पैरामीट्रिक लगेगा। यहां पे दो कंडीशंस है। अगर नॉर्मल कर्व फॉर्म होता है तो लगेगा पैरामीट्रिक टेस्ट। कौन सा लगेगा? पैरामीट्रिक टेस्ट। अगर नॉर्मल कर्व नहीं फॉलो होता, इफ नॉट, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्क्यूड कर्व बोल सकते हैं या फिर कर्टोसिस बोल सकते हैं, क्या नॉट नॉर्मल, तो कौन सा लगेगा? नॉन पैरामीट्रिक। ये रूल है। क्लियर है? यहां तक लिख लो ये। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोल रहा था? मैं डायग्राम छोटा सा बना लो। सैंपल ड्रॉ किया, इफ ऐसा डायग्राम बना लो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम समझ आ जाएगी। इफ सैंपल साइज इज लार्ज, तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल कर्व। ऐसा डायग्राम बना लो सब, और यहां पे हेडिंग डाल लो सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हो जाए तो बता देना। हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो। क्लियर है? आगे बढ़े। यस, अभिषेक, नीरज, अमन, मधु। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया ना, ये हमारा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के इसमें देखूँ, तो इसका शेप ये कंडीशन से अलग अलग, अगर दोनों की मीन वैल्यू सेम है और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, तो ये कर्व ऐसा बनेगा। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये फीचर्स बता रहा है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, है ना। अगर दोनों की मीन वैल्यू सेम है तो एक ही जगह पे लाइन करेगा। अब ये देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो कर्व कैसे बनता है? फ्लैट। थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा है ना, स्कोर आपस में डिप्रेशन ज़्यादा है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो थोड़ा सा फ्लैटनेस कम आ जाएगी। मतलब स्कोर में आपस में वेरिएशन कम है तो स्कोर ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर मीन वैल्यू सेम है और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, तो ये कर्व थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई सा फ्लैट होगा और कोई सा ये होगा। बस इतना सा बता रहे हैं, इसमें और कुछ खास है नहीं। अगर दोनों का मीन अलग अलग है तो ऑब्वियसली अलग बनेगा। इसका मीन सपोज 50 है और दूसरे कर्व का मीन है 70, तो ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास में मीन वैल्यू हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो हम इसको एक स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में एक मीन वैल्यू हो और जो भी डेटा हमारे पास दिया गया है, सपोज दो डेटा को हमें कंपेयर करना है ना, इसको स्टैंडर्ड स्कोर में लाना है। इसके एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस, इसके न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो हम इसको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर का फॉर्मूला क्या है?
ये रहा फॉर्मूला, लिख लो स्टैंडर्ड स्कोर का। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड स्कोर को डिनोट कर रहा है, स्टैंडर्ड स्कोर। ये क्या है, जो डिवाइड करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। और इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल आपको मैं मीन मीडियन मोड में पढ़ाऊंगा। जैसे हम किसी भी चीज़ का ओरिजिन और स्केल चेंज करते हैं तो उसके डेटा में क्या चेंज आएगा, ऐसा कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है मीन मीडियन मोड से रिलेटेड। तो ये जो डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। और ये क्या है, म्यू क्या है, म्यू, म्यू क्या है, मीन है, मीन। क्लियर है? आगे देखते हैं, इसका आपको क्लियर होगा। क्या मीन, मीन की बात कर रहे हो? नहीं, देखो म्यू होता है पॉपुलेशन मीन। म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। और एक्स बार क्या होता है, सैंपल का मीन होता है। पॉपुलेशन मीन की अगर मैं बात करूं तो इसको डिनोट करते हैं म्यू से। और सैंपल मीन को मैं अगर बताऊं तो इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा। ये देखो स्टैंडर्ड स्कोर का ये टेबल दिया गया है, यहाँ पे और दिया है थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर कैसे मिलता है मैंने आपको बताया था, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है स्टैंडर्ड स्कोर की, इसको फ्री फ्रॉम यूनिट, इसको बनाता है फ्री फ्रॉम यूनिट। सपोज हमारे पास में दो डेटा है, दो टाइप का डेटा है। एक डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, मीन अलग है, और दूसरे डेटा का भी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन अलग है। अब इसको हम कंपेयर कैसे करें? बाय चांस मेरे पास दो डेटा है तो मैं उस डेटा को कंपेयर कैसे कर सकूं, दोनों का मीन मीन सब कुछ अलग है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी। इसका एप्लीकेशन आपको इससे पता चलेगा, हमारे पास में दो टाइप के डेटा हैं, दोनों का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर का अगर आपको देखोगे तो वो परसेंटेज के फॉर्म में हम देख सकते हैं, दोनों डेटा को यूनिटलेस बना सकते हैं, फ्री फ्रॉम यूनिट। एक डेटा है केजी में, दूसरा डेटा है मीटर में। अब इनको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो स्टैंडर्ड स्कोर मतलब एक कॉमन स्कोर विदाउट एनी मेट्रिक, विदाउट एनी यूनिट। तो इससे बनाया जाता है नॉर्मल स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर का हमेशा मीन क्या होगा, 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। इसकी लिमिट आपको पता ही है, स्टैंडर्ड कर्व की लिमिट के बराबर है -3 से लेके +3 तक, ये है लिमिट। एप्लीकेशन देखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो पढ़ लिए। हाँ, अब इसका इस्तेमाल क्या है, देखो स्टैंडर्ड स्कोर जो हमने पढ़ा इसका इस्तेमाल क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम है, अ सर्वे फाउंड दैट फीमेल एक्सपेंड एवरेज $146 ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे फीमेल एवरेज $146 स्पेंड करती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। तो ये क्या है, एवरेज है ना, एवरेज की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, मीन है। और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया क्वेश्चन में, 29.44। अब हमें ये इससे फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुमेन स्पेंड लेस देन $160।
$160 कितनी परसेंटेज फीमेल है जो $160 से कम स्पेंड करती है। ये दो चीज़ों से हमें इसका पता चल जाएगा। कंडीशन समझ में आई आपको? क्या क्वेश्चन है? फीमेल स्पेंड करती है एवरेज $146, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो इन दोनों के हिसाब से हमें निकाल के बताइए कि कितनी परसेंटेज फीमेल $160 से कम का स्पेंड करती है। क्लियर है? अब ये क्या हो गया, हमारा मीन हो गया, ये मीन निकल आया, और हमें क्या निकालना है, ये $160 से नीचे, तो ये येलो वाला पार्ट निकालना है, येलो वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, येलो वाला पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाइए। ये जो वैल्यू गिवन वैल्यू है कितनी दी है, $160, मेन कितना दिया है, $146, और ये कितना दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन 46, बस खत्म, वैल्यू आ गई 0.47। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ये है स्टैंडर्ड स्कोर। ये क्या है, स्टैंडर्ड स्कोर है। यहां तक क्लियर है सबको? इसका आंसर अभी आपको पता चलेगा कितना परसेंटेज है। यहां तक क्लियर है? बाय चांस कभी ये फॉर्मूला आ गया आपको तो आप इतना कर सकते हो, क्योंकि देखो ये चांसेस आते हैं, ये छोटा सा है, लेंदी फॉर्मूला मीन मीडियन के ग्रुप डेटा के ऐसे चीज़ें नहीं आएगी, ये छोटी छोटी चीज़ें आती है एमसीक्यूज वाली एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? निशांत, नेहा, मधु, दीपक, ये कैसे निकाला, क्लियर है या और बताऊं? हर्ष, एक्स मतलब जो, हाँ देखो ये एक्स का मतलब है गिवन वैल्यू। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फीमेल एवरेज कितना पैसा खर्च करती है ब्यूटी पार्लर में। एग्जाम्पल भी बड़ा सही दिया क्यों 146.1 रुपीज डॉलर में है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है, इंडिया के हिसाब से देख ले तो 14-15 हज़ार रुपये 29.44 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इस डेटा के बेसिस पे निकाल सकते हैं कि 160 ये इतना पैसा इससे कम कितनी परसेंटेज फीमेल खर्च करती है। ये एवरेज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे निकालना है कि $160 से बिलो कितनी परसेंटेज फीमेल खर्च करती है। क्लियर है? आपको कंडीशन समझ में आई? तो यहां पे देखो सिंपल सा है, 160 जो वैल्यू दी गई है माइनस ये क्या है, मीन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन, और ये क्या है, स्टैंडर्ड स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको हमने सबसे पहले क्या करा, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट किया, जो कि जिसका आंसर आया 0.47 है ना। क्लियर है यहाँ तक? यस, जिसको क्लियर है लाइक का बटन दबाइए, पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, टोटल कितना वैल्यू बताया था, 1 बताया था, तो ये यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करने के बाद में 0.47 है ना। अब ये 0.47 को हम देखेंगे किसमें, टेबल में, टेबल में देखेंगे। देखो ये टेबल 1 दी गई है, एक मिनट, 0.6808, क्या था 0.47,
0.4 और ये क्या था 7, यहाँ पे वैल्यू अलग आ रही है। जीरो पॉइंट 4.7 ये रहा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी 0.47 था ना, इसको हम टेबल में देखेंगे तो ये था 0.4, उसके बाद वाला क्या रहा ये 7, 0.07, तो इसको करस्पॉन्डिंग अगर हम जाएं तो क्या आ जाएगा 0.6808। अगर हमें देखना है ना, अगर हमें देखना है 2.2 देखना है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी 0.2.2, तो ये 0.22 देखना है तो ये 0.2 ये रहा और इधर से ये 2 ये रहा तो ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ये आ गया वैल्यू 0.68। इसका मतलब क्या है 68% फीमेल्स, 68% फीमेल्स 160 से नीचे ब्यूटी प्रोडक्ट पे खर्च करती है। बस इतना ही है काफ़ी, इससे आगे आपको इसमें पढ़ना नहीं है। हमने सबसे पहले क्या देखा, ये एवरेज दिया था, एवरेज दिया था, ये वैल्यू आई थी, उसको सबसे पहले किया हमने स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट। स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल सा सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, वैल्यू माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड स्कोर जो भी आया, हमारे पास जो भी आया 0.57, इसको हम टेबल में देखेंगे, उस टेबल पे जो भी वैल्यू रहेगी, जैसे 0.68, तो 0.68 मतलब 68%। बस क्लियर है ना। तो ये था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और भी कुछ फीचर्स है मैं आपको बताता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यहाँ तक क्लियर है सबको, एनी डाउट? वेट, हमने कर्टोसिस नहीं देखा था, स्क्यूनेस तो देख लिया था, कुर्टोसिस रह गया है ना। तो ये देखो, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, जैसे आपको मैंने बताया। ठीक है, कि अगर सैंपल साइज बड़ा रहेगा तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करेगा। स्क्रीन दिख रही है सबको? जो काम का होगा मैं इसको जूम करके बता दूंगा। प्रॉपर्टीज बताई थी आपको नॉर्मल कर्व की मैंने, ये प्रॉपर्टीज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, वो सेम चीजें हैं। ये इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक, हाँ एसिम्प्टोमेटिक मतलब ये इसको टच नहीं कर रही है, ये कर्व लाइन को टच नहीं करता, मतलब एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोटिक। ठीक है, इसको टर्म दिया गया है, इसका मतलब है कि ये कर्व लाइन को टच नहीं करता, है ना। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ तक था कॉनकेव, उसके बाद में कॉन्वेक्स स्टार्ट हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नॉर्मल, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आप कॉपी में लिख लेना। इसका क्वार्टाइल डेविएशन होता है 2/3। अभी हम पढ़ेंगे सब क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह, मीन मीडियन मोड, है ना। ये था हमारा नॉर्मल कर्व के प्रॉपर्टीज। अब अगर हम इसके बात करें स्टैंडर्ड स्कोर की, तो ये स्टैंडर्ड स्कोर को आपको बता दिया मैंने, प्रॉपर्टीज बता दिया। टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ पैरामीटर ऑफ इंडिविजुअल ऑन पर्टिकुलर पैरामीटर फ्री फ्रॉम यूनिट, स्टैंडर्ड स्कोर कैन बी यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू
इंडिविजुअल मेजर्स ऑन डिफरेंट स्केल। तो आपको मैंने क्या बताया था, सपोज देखो एक स्पीड है, एक स्ट्रेंथ है, मीन मीडियन मीन और वो दिया है हमारे पास, तो हम कंपेयर कैसे करें? तो उसको क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिटलेस बना सकते हैं उसको। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट कैन बी द वे और थ्रू विच मीडियम वी कैन मेक ए यूनिटलेस एनी वैल्यू एंड टू कंपेयर देम, तो स्टैंडर्ड स्कोर है ना। देखो ये लैपटॉप का कटिक और ये थोड़ा सा रह गया है, मैं बता देता हूँ। प्लेटिक कटिक, लैपटॉप कटिक क्या होता है? देखो कुटोसिस, कुटोसिस क्या मेजर करता है? फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। राइट डाउन, कुटोसिस मेजर फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? मेजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक। ठीक है, मेजोकर्टिक मतलब मीडियम, मीडियम जो नॉर्मल कर्व होता है। लेप्टो मतलब हाइट वाला, टॉल, लेप्टो देखो डायग्राम में दिख रहा है ये, लेप्टोकर्टिक। और प्लेटो मतलब फ्लैट, फ्लैट प्लेटी प्लेटी, प्लेटिकर्टिक मतलब एकदम फ्लैट। डायग्राम बनाओ, उनके सामने लिखो, एवरीवन डू इट। ये ऐसा टाइप का डायग्राम बनाओ और उनके सामने लिखो मेजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। हो जाए तो बता देना। क्लियर है? हो गया? जैसे हो लाइक प्रेस कर देना, इसका होता जाए। बस ये 3 चीजें लिखो, ये ऐसा डायग्राम बनाओ। ठीक है, हाँ। ये नॉर्मल कर्व मतलब मेसोकर्टिक, ये पूरा इसके सामने ये लिख लो, नॉर्मल कर्व मतलब मेसोकर्टिक, पी कर्व मतलब लेप्टोकर्टिक और फ्लैट कर्व मतलब ये। अब देखो कुटोसिस को डिनोट किया जाता है बीटा 2 से, है ना। इसका ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा नहीं, चिंता मत करो। बस इसका फॉर्मूला लिख लो, μ4/μ²2, ये फॉर्मूला लिख लो बस। कभी बाय चांस ये डायरेक्टली आ गया हो, कभी ये दिया हो μ4 दिया हो, μ2 दिया हो और डायरेक्टली बीटा निकालने के लिए दिया हो, तो ये नहीं आएगा। ये लिख लिया। देखो ये रहा प्लेटो, मेजो और लेप्टो। ठीक है, तो ये था हमारा कुटोसिस के बारे में। अब इसका अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो बीटा 2 की वैल्यू लिखो, बीटा 2 अगर आता है 3, तो इसका मतलब क्या है, ये मेजोकर्टिक, मेजोकर्टिक कर्व है। इसके सामने ही लिख लो ये, अगर बीटा 2 3 से बड़ा आता है। अब देखो याद रखने के लिए सोच सकते हो, हाइट ज़्यादा है मतलब अगर बीटा 2 है तो इसकी बड़ी होगी ना, 3 से ज़्यादा वैल्यू है, हाइट बड़ी है इसकी। तो अगर बीटा 2 की वैल्यू आती है 3 से ज़्यादा, तो ये क्या है, लेप्टोकर्टिक। और बीटा 3 की वैल्यू आती है 3 से कम, लेस देन 3, 1, 2, तो ये है प्लेटोकर्टिक। क्लियर है? लिख लिया सबने? हो जाए तो बता देना, लाइक दबा देना। इसमें 3 से क्यों किया इसको? इसका ये जो आंसर निकलता है वो अराउंड द 3 निकलता होगा, है ना। मतलब एक इंटरप्रिटेशन के लिए हमें रेंज देते हैं, तो उस हिसाब से 3 है। ठीक है, हाँ। इससे आगे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, मतलब ये न्यूमेरिकल वगैरह आएगा नहीं कुछ हमें। सर वो स्क्यूनेस वाले तो 0 से कर दीजिए ना। 1 मिनट बताता हूँ उसका भी मैं। स्क्यूनेस का भी बताता हूँ। देखो ये था हमारा कुटोसिस के बारे में सारी चीज़ें। लेट मी चेक इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग। यस,
देखो ये मैंने सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नोट्स को ऐसे बनाया करो कॉपी में, देख रहे हो, पूरे के पूरे सेंटेंस को ऐसे उतार लिया करो। इसका मतलब क्या है, इफ आई ड्रॉ रैंडम सैंपल फ्रॉम एनी पॉपुलेशन, इफ सैंपल साइज इज लार्ज देन इट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड लाइन में क्या लिखा, इफ सैंपल साइज इंक्रीजेस नॉर्मलिटी इंक्रीजेस। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसको पूरा ऐसे ऐसे नोट्स बनाया करो, तो एक बार में आपको क्या हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं और इमेजिनेशन आपके माइंड में सेट होते जाएगा, इजी रहेगा रिवाइज करना। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखना, सेंटेंस नहीं लिखना, पूरा इज द इज ये सब चीजें नहीं लिखना। जितना शॉर्ट बनाओगे तो नोट्स उतना अच्छा रहेगा। कहाँ था अपना वो, हाँ ये स्क्यूनेस। देखो स्क्यूनेस का अगर हम देखें, इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम डिफिकल्ट इजी वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, वही जो मैंने बताया वही है कंडीशंस, ये कंडीशंस जो आपको बताई थी मैंने। हाँ, स्क्यूनेस डिनोट किया जाता है बीटा 1 से, उसका फॉर्मूला लिख लो, म्यू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 3 2। देखो यहाँ पे 3 3 चिपका हुआ है आपस में और 2 दूर दूर है, 2 3 3 2 म्यू म्यू। ठीक है, ये याद रखना। सिमेट्रिकल, अब देखो अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, अगर म्यू की वैल्यू आती है 0, बीटा की वैल्यू आती है बीटा 1 की, तो ये क्या करेगा, सिमेट्रिकल डेटा फॉर्म करेगा। अगर बीटा 1 की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 मतलब, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 0.5 1 2 3 मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आती है। बीटा 1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। और अगर बीटा 1 की वैल्यू आती है लेस देन 0, अब लेस देन 0 मतलब क्या होगा, माइनस में आएगी ना, तो क्या होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस। क्लियर है, क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। बट सर ये जब वो ऊपर ग्राफ में देख रहे थे ना, हाँ जैसे ये नीचे वाला था ना नेगेटिव स्क्यूनेस, हाँ तो इसमें जो सर टेल थी ना, हाँ, तो वो इस तरफ नेगेटिव साइड तो नहीं जा रही थी, या फिर अपन उसमें आधा ही देखा था वो बाद में जाके रहा। क्या क्या समझ में नहीं आया मेरे को, क्या बोल रहे हो, जो ग्राफ देखा था। तो जो नेगेटिव स्क्यूनेस वाला है ना, तो इसमें इसमें वैल्यू जो 0 से कम है ना, तो हाँ, हम जो ग्राफ में देख रहे थे तो इसकी टेल लेफ्ट साइड में हो रही है। नेगेटिव स्क्यूनेस में, हाँ बट सर ये तो उस वाले उसमें आएगा ना, एक्स वाई वाले उसमें पार्ट में, नहीं नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला था यार, नहीं जा रही। वो समझाने के लिए था मेरा। यहाँ पे तो न्यूमेरिकली हम सॉल्व करने, हाँ ये तो इंटरप्रिटेशन है ना, जो बीटा की वैल्यू निकलती है उससे इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे। ठीक है, वो जस्ट एक्सप्लेनेशन था कि कैसे याद रख सकते हैं वो तरीका। ठीक है, ग्राफ पे अगर हम देखें तो टेल से कंपेयर करो, ऐसा चीज़ें बताया ना मैंने। हाँ, तो ये हो गया है हमारा पूरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन था आपका यूजीसी नेट का, उसमें फीचर्स पूछे थे ना, इस बार का था पिछली बार का था, ठीक है, तो उसमें देखना ये न्यूमेरिकल वगैरह तो आएगा नहीं इतना ज़्यादा, बस हाँ इसका ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जो क्या क्या याद रखोगे इसमें, परसेंटेज जरूर याद रखना इसमें, ये हमेशा याद रखना। तो इतना काफ़ी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले स्टेट्स पढ़ लेते हैं। ठीक
ठीक है, आज के लिए डेट्स इनफ। यस एनीवन, किसी को कुछ डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? लेट मी नो। समझ में आया सबको? कुछ कोई दिक्कत? बताओ क्या दिक्कत? हाँ थोड़ा सा देखो, जिसने जो नया नया है ना, जो ये पढ़ा नहीं है, तो एक दो बार देखना पड़ेगा ये। जिन्होंने कभी ये पढ़ा नहीं है या फिर पढ़ा भी है कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार और देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये नए कॉन्सेप्ट है ना, तो एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपके माइंड में इसको फिट कर लेना, रिवीजन करना, और जो आपने लिखा है उसको थोड़ा सा बार बार रिवाइज करना, और ये रोज नोट्स बनाया करो, ठीक है? पीपीटी के भरोसे मत रहना, पीपीटी तो मिल जाएगी पर वो रिवाइज करने के लिए अच्छा नहीं है। देखो, पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, जब एग्ज़ाम पास में आए, आपको मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आपके जो भी सोर्सेस हैं वो एक जगह पे हो, उतना ज़्यादा आप रिवाइज कर पाओगे, उतना ज़्यादा फिजिबिलिटी रहेगी आपको रिवीजन करने की। आपने पढ़ तो लिया, पर एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे खासकर ये जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, इसमें क्या होता है, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आ जाती है, तो आपको रटना पड़ता है। तो रिवीजन करने की मेथड को जितना आसान बनाओगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा मुझे रिवाइज करना है, मैं 10 कॉपियाँ उठा के देखूँ, इसमें पढ़ूँ, इसमें पढ़ूँ, उसमें पढ़ूँ, अलग अलग पन्ने पलटाऊँ, अगर मेरे को रिवीजन करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, इसका मतलब है कि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। समझे मेरा कहने का मतलब? और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो प्रयास ये करिए कि रिवीजन को कितना आसान बनाया जा सके। तो रिवीजन को तब आसान होगा जब सारी चीजें एक ही जगह पे हो, है ना? क्लियर है ना? इसलिए सारी चीजें एक साथ नोट डाउन करिए, या सब्जेक्ट वाइज कॉपी बनाइए और लिखिए उनको एक साथ। यू कैन लीव नाउ। जिसने वीडियोस नहीं देखी है, पुरानी वीडियोस देख लेना, है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल भी आना, कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पढ़ना है पहले, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़े। मैं तो कहता हूँ सर, जब स्टैटिस्टिक्स मतलब थोड़ा पढ़ लिया सर, तो इसको पढ़ते आगे, उसके बाद आएगा। हाँ थोड़ा सा बेसिक जरूरी है। थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल डिवीजन और ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, वेरिएंस वगैरह, तो फिर ये थोड़ा सा हाइपोथेसिस वगैरह में काम देगा। थोड़ा सा बेसिक पता चल जाना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का भी, है ना? तो 2 क्लास हम पहले स्टैटिस्टिक्स की कर लेते हैं, स्टैट्स की, उसके बाद में फिर आएगी हाइपोथेसिस पे, ठीक है? चलो, गुड नाइट एवरीवन। Thank you so much. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट।